आसिम एक परेशान हाल आदमी था। इसके 6 बच्चे थे और वो किराए के मकान में रहता था। वो किसी न किसी तरह किराए का मकान हासिल तो कर लेता, मगर कुछ ही अरसे में मालिक मकान बच्चों की तादाद से तंग आ जाता और किसी न किसी बहाने से आसिम को मकान खाली कराने का नोटिस दे देता। इस तरह आसिम हर वक्त इस कोशिश में मसरूफ रहता कि किसी तरह मालिक मकान को राज़ी रखे और साथ ही नया मकान भी ढूंढ रहा होता। इन दिनों भी वो इसी परेशानी का शिकार था। मालिक मकान उसकी परेशानी को न समझ रहा था और न उसके साथ कोई ताअवुन करने को तैयार था। उसने आखिरी मोहलत दे रखी थी और हर दूसरे दिन पूछता रहता कि कोई मकान मिला। आसिम इससे तंग आ चुका था। वो एक प्रॉपर्टी कंपनी के कम पढ़े लिखे मालिक का मुलाजिम था। मालिक को जो कहना होता वो आसिम से ज़बानी कह देता। आसिम उसके ज़बानी निकात को कंप्यूटर टाइप करके मैनेजर के हवाले कर देता। इस तरह इसकी नौकरी चल रही थी और तनख्वाह भी मुनासिब थी, मगर अपना मकान न होने के बाइस वो माली मुश्किलात में गेंदरा रहता। आसिम अपनी परेशान सोचों में गुम था कि चपरासी ने या कर बताया कि उसे बड़े साहिब ने बुलाया है। आसिम कागज़ कलम लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हो गया। साहिब कम पढ़े लिखे होने के बावजूद ज़बरदस्त कारोबारी सलाहियतें रखते थे। शहर में उनकी कई इमारतें कायम की थीं और उसके सैकड़ों किराएदार थे। आसिम जब इसके पास पहुंचा तो वो फ़ोन पर किसी से बातचीत में मसरूफ़ थे। आसिम उसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। आखिर बात ख़त्म हुई। आसिम को देखकर कहा, एक इश्तिहार लिखो, हमारी नई बिल्डिंग तैयार है, इसके लिए अच्छे किराएदार चाहिए। आसिम का दिल ज़ोर से धड़का। उसने कभी सोचा ही नहीं कि वो अपनी कंपनी का कोई मकान किराए पर हासिल कर ले। कंपनी में इसकी अहमियत भी थी, मगर दूसरे ही लम्हे इसकी अलिफ़ामदूहे पर पानी फिर गया। साहिब बोले, शराइत वही पुरानी लिख देना, यानी 1 साल का एडवांस और कम बच्चों वाला ख़ानदान। आसिम ने ज़रूरी बातें नोट की। जब वो इश्तिहार का मज़मून टाइप कर रहा था तो उसे एक ख्याल सूझा। इस मर्तबा हिम्मत करके इसने इश्तिहार में एक तब्दीली कर दी। हसन साबिक मैनेजर ने फ़ाइल को सरसरी अंदाज में देखा और मुताल्लिका शोबे में भेज दिया। किराए के मकानों की बुकिंग शुरू हुई तो आसिम पूरी तैयारी के साथ पहुंचा और भरपूर कागजी कार्रवाई करके अपनी पसंद का फ्लैट किराए पर हासिल कर लिया। बुकिंग खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। थोड़ी देर बाद टेलीविज़न के कुछ नुमाइंदे भी पहुंच गए। वो सेठ साहिब से मिलना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से वो मुल्क से बाहर थे। 3 दिन बाद जब वो दफ्तर पहुंचे तो उनकी हैरत का काफ़ी सामान मौजूद था। एक चैनल के नुमाइंदे ने असर रसूख इस्तेमाल करके सेठ साहिब से इंटरव्यू के लिए वक्त ले लिया था। कई तंजीमों ने उनके एजाज़ में प्रोग्राम रखे थे। शहर की एक बड़ी और नुमाया समाजी तंजीम ने उन्हें एक अवार्ड के लिए नामज़द किया था। कंपनी के तमाम लोग हैरान थे कि सेठ साहिब रातों रात शहर की एक मारूफ शख्सियत बन गए थे। इनसे बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे, मगर उन्होंने सबसे पहले आसिम को बुलाया। आसिम को साहिब का बुलावा मिला तो वो समझ गया कि इसकी मुलाजमत के ख़त्म होने का वक्त आ गया है, मगर उसे ये तसल्ली थी कि उसे रहने के लिए 1 साल के लिए मकान मिल चुका है, जिसे 1 साल से पहले खाली कराना आसान नहीं होगा। आसिम मेरे कदमों से साहिब के कमरे में पहुंचा तो वो बेचैनी से टहल रहे थे। आसिम खामोशी से खड़ा हो गया। उन्होंने आसिम की तरफ गौर से देखा और कहा, मुझे वो सब बताओ जो मैं नहीं जानता। आसिम ने एक गहरी सांस ली और बोला, सर, जब लोगों को पता चला कि अपने ज़्यादा बच्चों वाले ख़ानदान को फ्लैट किराए पर देने का इश्तिहार दिया है तो लोगों ने आपके जज्बा हमदर्दी से मुतासिर होकर आपको एक बड़े समाजी रहनुमा के तौर पर तस्लीम कर लिया है। अब आप एक मशहूर समाजी शख्सियत बन चुके हैं। थोड़ी देर में एक टेलीविज़न के लिए आपका इंटरव्यू है। सेठ साहिब ने दोनों हाथ तशक्कुर के अंदाज में ऊपर अलिफाटेई और बोले, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि अखबार में मेरा इंटरव्यू छुपे। मैंने इस ख्वाहिश को अपने अंदर छुपा कर रखा। अब अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ। आइंदा मेरी जितनी बिल्डिंगें बनेंगी सब बड़े ख़ानदान वालों को देंगे। आसिम हैरान नज़रों से अपने साहिब को देखता रहा, फिर सर झुकाकर बोला, मेरी एक गलती ने आपको हीरो बना दिया और अपने इसे नेकी में बदल दिया। तुमने जो गलती की है, जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लो। बेग साहिब ने जैसे ही कहा, आसिम ने अपने हाथ समेट लिए। सेठ साहिब आसिम की तरफ गौर से देखने लगे, फिर नर्म लहजे में बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? आसिम ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज गिले में घट गए।
بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آخر راندھے ہوئے لہجے میں بولا، سر میں کرائے کے مکان ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور کرائے بھر بھر کے تھک چکا ہوں، میں نے یہ غلطی جان بوجھ کر کی ہے، اب کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ سیٹھ صاحب نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، گھبراؤ مت، جو ہوا سو ہوا، اب یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا اور اس کی ایک قیمت ہوگی۔ قیمت؟ کیسی قیمت؟ عاصم نے گڑبڑا کر پوچھا۔ تم نے جو فلیٹ کرائے پر حاصل کیا ہے وہ آج سے تمہارا ہوا، یہ تمہارا انعام ہے، اور راز کی قیمت بھی۔ بیگ صاحب کچھ اور بھی کہہ رہے تھے مگر عاصم نہ سن سکا، اسے ہر چیز ایک دائرے میں گھومتی محسوس ہوئی اور پھر وہ لہرا کر دھڑام سے گر پڑا۔